हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस पूरे चैप्टर को ऑल इन वन एक ही वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, डेरिवेशन है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे पूरी क्लैरिटी मिले और कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। कम से कम टाइम में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। मैं आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ाता हूं। अगर आपको आसान भाषा में सीखना है तो अरविंद एकेडमी चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं तुरंत। तो फुल चैप्टर ऑल इन वन शॉट। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स भी मिल जाए तो आसानी रहेगी। तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। आप अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। यहां पर एक कोर्स दिखाई पड़ेगा, फ्री पीडीएफ्स। इसके अंदर जितने भी पीडीएफ्स हैं सब अनलॉक हैं, यानी क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी। तो आप इसमें जाके अपने जो भी पीडीएफ आप चाहते हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। बस अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाकर पीडीएफ आपको ले लेनी है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये चैप्टर 3 भागों में डिवाइड आप कर सकते हैं। किन 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं? पहला सेगमेंट है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज, इससे भी सवाल अक्सर आपके एग्जाम में आता है। और लास्ट सेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये मोरलेस याद करने का है, कितनी वेवलेंथ है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कैसे बनता है, कहां एप्लीकेशन है, ये बातें होती हैं। तो ये तीनों सेक्शंस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं। अब इंट्रोडक्शन के तौर पे आप देखिए क्या था कि चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या देखा था कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कि करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं या बनती है, ये साबित हो गया था। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 6 में आए फैराडे लॉ पर। तो फैराडे लॉ और लेंज लॉ ने ये साबित किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बन जाती है। ये फैराडे लॉ में साबित हुआ। अब उसके बाद एक बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन था जो कि एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने आर्ग्यू किया। लेकिन उससे पहले बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि भाई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है? ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं जिससे डिस्प्लेसमेंट करंट की बात और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आप अच्छे से समझ जाएं। तो ये सवाल सबसे भारी उठा कि अगर डेल्टा बी से ई बनता है तो क्या डेल्टा ई से बी बनेगा? और मैक्सवेल ने कहा कि भाई ये बनना ही चाहिए और बनेगा ही, और बाद में ये साबित भी हुआ। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्रोनोलॉजी कैसे डेवलपमेंट हुआ, जिससे हम डिस्प्लेसमेंट करंट को कहां वो प्लेस होती है वो हम अच्छी तरह समझ पाए। तो शुरू में मैक्सवेल ने ये शो किया कि जो एम्पियर्स लॉ है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल पढ़ते हैं ना, ये आपने याद दिला दूं एक बार आपको। बी डॉट डी एल ऐसे लिखते हैं ना आप, और म्यू नॉट इंटू आई करंट, ये वैल्यू आप यहां पर शो करते हैं। तो ये जो एम्पियर्स लॉ है उसको देख के इन्होंने बताया कि ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट होने का क्या मतलब है कि एक ही कंडीशन में, एक ही सिचुएशन में ये दो अलग अलग रिजल्ट दे देता है, यानी कभी कुछ कभी कुछ। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। तो ये मैक्सवेल ने पहले ये शो किया कि ये लॉ इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए, यानी कि हर सिचुएशन में जो सिचुएशन है किसी भी तरह से आप अप्लाई करें सेम रिजल्ट आए, उसको बनाने के लिए उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट देखिए कहां से आ रहा है। पहले उन्होंने यह दिखाया कि एम्पियर्स लॉ इनकंसिस्टेंट है, उसको अगर कंसिस्टेंट बनाना है तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत पड़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट करंट कितने के बराबर होती है? इतने के बराबर होती है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट जब बन गई तो उससे ही साबित करने का मौका मिल गया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या ऐसा हो सकता है। उसका आंसर हमको यहां मिला। अब उसके बाद एक कदम और आगे बढ़े गए। मैक्सवेल ने क्या किया, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, क्योंकि ये जो कहानी हुई थी डिस्प्लेसमेंट करंट की, इससे क्या एक्सप्लेनेशन हो गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है वो दोनों एक ही मामला है, अलग अलग नहीं है। इसी को पूरे मामले को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन में समराइज कर दिया, जो इन 4 इक्वेशन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो मैक्सवेल थे, इन्होंने ही प्रिडिक्शन किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भी देखेंगे। और ये तो थ्योरी थी।
उसके बाद एक साइंटिस्ट थे हर्ट्स 1885 ने, उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने लैब में प्रोड्यूस की जो बहुत छोटी वेवलेंथ की थी। और उसके बाद मार्कोनी थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत लंबी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की, जिसका आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं या मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह में हर जगह उसका इस्तेमाल होता है। तो ये क्रोनोलॉजी इसलिए बताई कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं, वरना रटेंगे और रटते रटते रटेंगे ही केवल। तो ये नीड स्टैब्लिश हुई कि गड़बड़ कहां थी, और उसके बाद जरूरत क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनना, 4 इक्वेशंस में समेट देना, और उसके बाद प्रिडिक्शन करना कि अब तो ये होना चाहिए, और सच्चाई एक्सपेरिमेंट में साबित होना, और आज जो हम यूज करते हैं वो लंबी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाना। उम्मीद करते हैं ये 2 मिनट में आप समझ पाए होंगे पूरे चैप्टर की गाथा। ठीक, आगे चलते हैं। अब पहली बात ये आती है कि मैक्सवेल ने ये कैसे शो किया कि ये एम्पियर सर्किट लॉ या एम्पियर्स लॉ इनकंसिस्टेंट है। इस बात को देखते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ मैंने यहां पे लिखा है जिससे आपको याद आ जाए, अगर कई बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि आप काफी तेजी से भूलते भी हैं। तो एक सिचुएशन ले रहे हैं, यहां पर एक कैपेसिटर लिया गया है और बैटरी लगाकर उसको हम चार्ज कर रहे हैं, और इस जगह ये वायर है ना, इस वायर में इस पॉइंट बी पर, इस पॉइंट पी कह लीजिए, इस पॉइंट को, इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के निकालना चाहेंगे हम। तो हमने क्या किया, एक क्लोज लूप ले लिया। एम्पियर सर्किटल लॉ में आपको याद होगा क्लोज लूप लिया जाता है, जिसे एम्पीरियन लूप बोलते हो। तो यहां पर हमने क्लोज लूप लिया जिसका सेंटर इस वायर पे है। तो वायर इसके सेंटर से पास हो रहा है, और ये जो लूप है वो पी पॉइंट से पास हो रहा है। अब पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए तैयार हैं। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है एम्पियर्स लॉ, और ये बी इससे बाहर आ गया, क्योंकि यहां पर जैसा आप जानते थे कि जो बी की डायरेक्शन है और एल की डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में होती है, और हर जगह बी कांस्टेंट होता है, इसलिए बी आगे आ गया। ये पहले भी आप पढ़ चुके हो। जैसे आपको याद दिलाने के लिए, आप ऐसे निकालते थे ना एक वायर का, ये करंट है मान लीजिए, तो यहां पर एल की डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन एक ही थी, तो थीटा 0 हो जाता है, और हर पॉइंट पर बी कांस्टेंट रहता है। तो इस वजह से बी, जो बी डॉट डीएल लोगे तो बी डीएल कॉस 0 आ जाएगा। बी डीएल कॉस 0 का मतलब बी डीएल, और बी डीएल में बी क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर चला गया। उम्मीद करते हैं आप ये समझ पाए होंगे। तो बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये जो इसका इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब है, इस छल्ले का, इस रिंग का आप लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हो, जो उसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर हो जाने वाला है। तो b इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये b की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हमने b निकाल लिया है एम्पियर्स लॉ लगाकर। अब इसी सिचुएशन में एम्पियर्स लॉ फिर से लगाएंगे और हम देखेंगे कि कोई नया रिजल्ट मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। आइए देखते हैं। अब यहां पर यही सिचुएशन हमने ली, यही सर्किट लिया, कैपेसिटर, यही बैटरी ली, और उसी पॉइंट पर हमने इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने चल पड़े, और ये लूप लिया जिसका सेंटर से एक तार या वायर पास हो रहा है। अब हमने फर्क ये कर दिया कि इस एम्पीरियन लूप का जो एरिया है, इसका शेप ले लिया मटके जैसा, पॉट, जिसमें पानी ठंडा करने के लिए गर्मियों में रखते हो किसी भी, क्योंकि जो एम्पियर्स लॉ था उसमें इसकी जो ओपनिंग थी, उसका एरिया को जब कोई वायर पेनिट्रेट करता था करंट, तो कंसीडर करते थे, और वो एरिया आप कैसा भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि, ये मैं समझाता हूं, कई बच्चों को ये नहीं मालूम होगा, टीचर शायद ना बताए हो। ये जैसे लूप है, तो अगर इसमें से करंट जा रही है तो आप एक फ्लैट एरिया भी ले सकते हैं। एम्पियर्स लॉ ने उसको रोका नहीं, फ्लैट ले सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि पीछे आप झोला लगा दीजिए, बैग अपना स्कूल का बैग समझ लीजिए, ऐसे लगा दीजिए, तो करंट अगर यहां तक गई, स्कूल का बैग है, तो स्कूल के बैग को इसने पेनिट्रेट नहीं किया है, तो इस करंट को आई नेट नहीं लोगे, क्योंकि बैग तो ऐसे जा रहा है, जब तक उसके एरिया को छेदे ना, पेनिट्रेट ना करे, तब तक नहीं लोगे। तो ये जो एरिया था, वो एरिया का पेनिट्रेशन आपको चाहिए होता है। बात समझे ना मेरी आप? यहां पर हम लोगों ने फ्लैट एरिया लिया था, तो जैसे ही ये वायर इसको क्रॉस किया,
हमने इसको आई कंसीडर कर लिया। यहां पर इसका ओपनिंग का एरिया हमने मटका टाइप ले लिया। मटका तो ऐसे होता है बेसिकली, आप टिफिन बॉक्स या मटका कुछ भी मान लीजिए, और इस एरिया को यहां कोई वायर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, इसलिए आई की वैल्यू यहां 0 ली, क्योंकि करंट, इफेक्टिव करंट जो है इससे क्रॉस करके नहीं जा रही। यह बात ध्यान रखिएगा कि एम्पियर्स लॉ में हम आई नेट वही कंसीडर करते हैं जो कि एरिया को पेनिट्रेट करे। एरिया की शेप का लेना है वो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे फ्लैट एरिया लें, चाहे झोला बनाए या टिफिन बॉक्स बनाए या कोई अगड़म बगड़म बोरा बांध दे पीछे। बात पकड़ में आ रही है ना? ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप जब चैप्टर 4 में पढ़ते हैं तभी टीचर को बताना चाहिए, जिससे आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दिक्कत ना आए। खैर, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर हमने देखा कि आई को ये पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, इसलिए बी डॉट डीएल और म्यू नॉट आई। अब बी, ये तो वही जो मैंने बताया था वैसे लिख दिया, और यहां करंट की वैल्यू देखिए 0 लिख दी, क्योंकि इस एरिया को ये करंट पेनिट्रेट नहीं कर रही है। तो आई 0। अगर ये 0 हो गया तो बी भी 0 हो गया। अब देखिए एम्पियर्स लॉ, यहां एक ही सिचुएशन है, दो तरीके से एम्पियर्स लॉ लगाया, एक रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट ये आया, यानी डिफरेंट रिजल्ट आ गए। तो ये डिफरेंट रिजल्ट आने का मतलब है ये इनकंसिस्टेंट है ना? कभी हम बटन दबाते हैं तो लाइट ऑन होती है, कभी बटन दबाते हैं तो पंखा ऑन होता है। तो ये स्विच इनकंसिस्टेंट है। क्या रिजल्ट देगा हमको नहीं पता, है ना? आप समझे ना मेरी बात? ये इश्यू खड़ा हो गया कि भैया जो एम्पियर्स लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, मैक्सवेल ने कहा भाई बात तो ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट है। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं कि कोई फैक्टर या कोई पॉइंट यहां मिस तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी आ रही है, क्योंकि एम्पियर्स लॉ अभी तक सही निकला है। तो इस बात को देखिए लिखा है, इज समथिंग मिसिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी ये जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं इनके बीच करंट तो नहीं भेज रही, इनको करंट तो नहीं पेनिट्रेट कर रही, लेकिन कोई ऐसी चीज है तो नहीं जो इसको पेनिट्रेट कर रही है। तो उसका आंसर मिला जी हां, पेनिट्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। हमने नहीं देखा, हम लोगों ने, मैक्सवेल ने कहा, क्योंकि यहां पे हम लोग माने थे करंट नहीं जा रही है। अब देखिए बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चैप्टर 2 में आप पढ़ चुके हैं। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी Q अपॉन A। तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का है? इस कैपेसिटर प्लेट्स की बीच का। अच्छी बात। अब अगर हम फ्लक्स निकालें इन प्लेट्स के बीच का फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू A। इस कैपेसिटर प्लेट्स के लिए लगाएंगे तो ये E की वैल्यू हो गई Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और A से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए A वाला यहां है और बाकी ये पूरी वैल्यू यहां रख दी है। इस A से ये A कट गया तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। मतलब जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं उनके बीच में जो फ्लक्स है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये याद भी कर लीजिए, आप जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, नाउ इफ द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर चेंजेस, भाई जैसे जैसे चार्जिंग के केस में इस कैपेसिटर प्लेट्स पर धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा। अगर धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा तो करंट कितनी होगी? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए करंट। तो जैसे जैसे Q बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो रही है। अब पहली इक्वेशन से जो कि हमारी ये थी, इस इक्वेशन में अगर हम डिफाई E अपॉन डी टी निकाल दें, इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डी फाई ई अपॉन डी टी। तो डिफरेंशिएट किया डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू थी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है इसलिए बाहर चला गया, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी आ गया। अब यहीं से अगर आप डी क्यू बाई डी टी निकालें यहां से, तो आप क्या लिखेंगे? डी क्यू अपॉन डी टी, ये एप्सिलॉन नॉट इससे मल्टीप्लाई हो गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। कई बच्चे कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स समझ लेते हैं तो ई लिखे रहिए, जिससे आपको मालूम रहे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जा रही है। और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट।
देख रहे हो ना, तो इसे ही आप आई लिख दो। बेसिकली ये जो करंट निकली इसे ही आप डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हो। यहां जैसे मैंने समझाया डी क्यू बाई डी टी, तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू डी क्यू बाई डी टी आपकी आई के बराबर थी। इसी बात को, ये टर्म जो था, इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट बोले हैं। उसी को उन्होंने अभी देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने कहा है। तो मैक्सवेल ने कहा कि यहां पर इस टर्म को हम लोग मिस कर गए, इसलिए जो मैक्सवेल का लॉ, जो एम्पियर्स लॉ है, वो इनकंसिस्टेंट आ रहा है। एक ही कंडीशन में, एक ही केस में अलग अलग रिजल्ट देने लग रहा है। तो उन्होंने कहा यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मॉडिफिकेशन किया इस डिस्प्लेसमेंट करंट के हेल्प लेते हुए। तो देखिए मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट किसे बोली, ये जो टर्म निकाला था, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। इसको याद रखिएगा, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में कहीं भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो टोटल करंट अब ली जाएगी, उस टोटल करंट को कंडक्शन करंट का मतलब तार में जो फ्लो होती है करंट, वो और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम मानेंगे। यानी ये जो एम्पियर्स लॉ लिखा जाता था, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, इस आई की जगह आई नेट कह लीजिए, ये वैल्यू लेंगे आप, यानी म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी आप लेने वाले हैं। तो ये मॉडिफिकेशन उन्होंने कर दिया। ये देखिए बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, और आई डी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट की एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी रख सकते हैं। अब उन्होंने कहा अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट करंट को कंसीडर कर लें, जैसा मैक्सवेल, इसे बोलते हैं मैक्सवेल मॉडिफाइड लॉ या मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, तो ये आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देने लगता है। ये कंसिस्टेंट रिजल्ट कैसे देता है उसको भी मैं समझा देता हूं आपको। तो ये नया मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ या मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ बन जाता है। अब देखिए कंसिस्टेंसी, इस डिस्प्लेसमेंट करंट को लेने के बाद कंसिस्टेंसी कैसे मिली आपको? दोनों के एक ही केसेस में सेम रिजल्ट आ रहा है अलग अलग तरीके से लगाने पर। आइए देखते हैं। ये पहला वाला केस तो वैसे ही था। इस तार में जो करंट जा रही है उसे बोलते हैं कंडक्शन करंट आईसी, और टोटल आई का मामला आपको बताया था आईसी प्लस आईडी। तो एम्पियर्स लॉ हो गया बी डॉट डीएल म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी। इस तार में यहां पर केवल जो करंट है वो आईसी है, लेकिन आईडी नहीं है, आईडी 0 है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। कोई फ्लक्स में तो चेंज वाली बात नहीं, करंट तो तभी बनती है आईडी जब फ्लक्स में चेंज हो। तो ये तो कंडक्शन करंट है। तो इस यहां पर आईडी 0 हो गया, आईसी बचा। अब आईसी के हिसाब से आपने कैलकुलेशन की, तो बी जैसा हम कर चुके हैं पीछे कि बी डीएल, बी कांस्टेंट था डीएल म्यू नॉट आईसी, और इस डीएल की वैल्यू हो गई लाइन इंटीग्रल की सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ द रिंग। तो एम्पीरियन लूप, तो बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई, बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बढ़िया, ये तो सरल था, हम लोग कर चुके। दूसरे केसेस को लेते हैं जहां पर हम लोगों ने मटका या पॉट टाइप स्ट्रक्चर कंसीडर किया था, ये यहां पे लिया। अब यहां पे देखिए क्या है, यहां पर भी हमने यही फॉर्मूला लगाया। अब इस वाले एरिया की तरफ बढ़े और इस एरिया में कंडक्शन करंट तो 0 है, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर से हम लिख रहे हैं क्योंकि कोई तार तो पास नहीं हो रहा है इससे, लेकिन आईडी है क्योंकि यहां पर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट मौजूद है। क्योंकि आईडी की वैल्यू पीछे कई बार लिखी जा चुकी है और आपको याद भी होनी चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। जब फ्लक्स में चेंज होता है तो फिर आपको आईडी की प्राप्ति होती है। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो यहां फ्लक्स में चेंज है क्योंकि शुरुआत में चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो ये आईसी की जगह 0 पुट कर दिया और आईडी हमने यहां पे लिखा। अब भी ये हो गया बी इंटू 2 पाई आर, इसको तो इंटीग्रेशन कर दिया लाइन इंटीग्रल, ये म्यू नॉट और ये आईडी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। अब देखिए इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, ऊपर लिखा गया है। तो यहां पर देखिए ये हमें मालूम था, पीछे बताया था कि जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इस फ्लक्स की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आप पुट कर दीजिए,
between the plates of the capacitor. तो B into 2 pi r म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और यहां Q by A, ये कैपिटल Q या स्मॉल q जो भी डाल दीजिए, मतलब चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर का मामला है। और ये एप्सिलॉन नॉट बाहर चला आया क्योंकि कांस्टेंट होता है, ये दोनों देखिए कट गए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट इंटू आई। अब यहां पर देखिए B इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू ये आई, और यहां पर B की वैल्यू निकालोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये वही रिजल्ट है जो यहां पर आपको मिल रहा था। तो देखिए कंसिस्टेंट हो गया। अब अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ही जलेगा, पंखा नहीं चलेगा हर बार, एक बार, दो बार, तीन बार। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट, कि जो एक्शन लो उसका रिजल्ट हमेशा वही आने लगे, तो वो थ्योरी और वो रिजल्ट कंसिस्टेंट है, सही है, अपने मन से नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो ये यहां पे कंसिस्टेंसी शो की। तो यहां पर हमने अभी तक की जो 15-20 मिनट की पढ़ाई हुई उसके अंदर क्या सीखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी साबित कर दी मैक्सवेल साहब ने कि एक ही सिचुएशन में दो तरीके से लगाने पर दो रिजल्ट मिल रहे हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट का फंडा इन्वॉल्व किया, उसको इंक्लूड करके टोटल करंट को आईसी प्लस आईडी बोला, और उसके हिसाब से एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई कर दिया, आई की जगह आईसी प्लस आईडी लिख दिया। और फिर उन्होंने साबित किया कि देखो अब इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो कंसिस्टेंसी कायम है। तो ये कहानी डिस्प्लेसमेंट करंट की है। और डिस्प्लेसमेंट करंट में क्या होता है, कहीं पूछ ली जाए डिस्प्लेसमेंट करंट या प्रॉपर्टी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज ए चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर, क्योंकि ये फॉर्मूले में आईडी आपको दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ तो आईडी जीरो, क्योंकि टर्म जीरो हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तभी आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। और डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी करंट। स्टेडी करंट के केस में ये करंट आपको नहीं मिलती। स्टेडी करंट का मतलब कई बच्चों को नहीं मालूम होता। तो देखिए यहां पर अगर करंट इस वायर में फ्लो कर रही है और यहां पर अगर करंट की वैल्यू 5 एंपियर हो गई, 5 एंपियर, तो कभी भी फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। फ्लक्स में चेंज तभी हो सकता है जब कहीं पर बदलाव हो रहा हो। भाई करंट बदलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो उससे बना है वो बदलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। इस तरह से क्रोनोलॉजी या आपस में लिंकेज रहता है। स्टडी का मतलब अगर 5 एंपियर है तो 5 एंपियर से ना वो घट रही है, 4.9 भी नहीं हो रही, और 5 से 5.1 भी नहीं हो रही, जितनी है उतनी बनी हुई है। तो स्टेडी कंडीशन ऑफ करंट में डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होती, वो तभी होती जब फ्लक्स में चेंज हो, वेरिएबल करंट में संभावना बनती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट था डिस्प्लेसमेंट करंट का, इसकी हमारे लिए फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या हुई? इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस ये हुई कि इसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सिमेट्रिकल कह दिया, मतलब एक दूसरे से स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। क्योंकि आई से बी आप देखे ही थे कि आई से बी बन रहा था चैप्टर 4 में, फिर हमने साबित किया कि डेल्टा बी से बना इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, चैप्टर नंबर 6 में, और यहां पे हम साबित कर ले गए कि डेल्टा ई बना रहा है बी, जो क्वेश्चन था। तो ये ई और बी यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला कार्यक्रम और मैग्नेटिज्म वाला आपस में बहुत तगड़े तरीके से लिंक्ड है, जिसे सिमेट्रिकल बोल रहे हैं एक अच्छी भाषा में। उम्मीद ये इसका इंपॉर्टेंस है डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये पता होना चाहिए, वरना उड़ उड़ के पढ़ेंगे तो मजा कम आएगा और अच्छे से लिख भी नहीं पाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी आपसे पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज बताइए। 3-4 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है कि डिस्प्लेसमेंट करंट तभी बनती है जब फ्लक्स में चेंज हो। तो आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भी इस पे आते रहते हैं। दूसरी क्या है, बेसिकली इसको करंट बोलते हैं लेकिन एक्चुअली ये करंट नहीं है, ये करंट डेंसिटी में जुड़ती है। अगर ना समझ पाए ज्यादा तो इतना समझ लीजिए कि ये होती नहीं करंट, लेकिन क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, और हमारी स्टडीज जो हमने की हैं वहां दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जिम्मेदार आदमी करंट है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, इसलिए इसको करंट बोल देते हैं। एक्चुअली ये करंट नहीं है, ये केवल करंट डेंसिटी में जुड़ती है। ये डीप बात मैं कर रहा हूं, अगर ये डीप बात आप समझ पाए हैं तो बढ़िया, वरना कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे याद करके रखिए, है ना।
तो कहने का ये औचित्य था बिल्कुल डिटेल्ड में डीपली समझने के लिए कि सही मामले में पूरी तरह ये करंट नहीं होती, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बनाती है करंट, इसलिए करंट का नाम कह दिया गया। ये क्या है? करंट डेंसिटी में एक एडिशन। ठीक है साहब। मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। ये आई डी डी क्यू अपॉन डी टी, ये भी सही है, और डी क्यू इसमें जो चेंज हो रहा है करंट का, चार्ज का, डी क्यू अपॉन डी टी टूगेदर। अब क्या होता है कि जो करंट होती है उसमें कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी होती है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कहीं से करंट निकलेगी तो वापस उतनी करंट वहां आनी चाहिए। जैसे कहीं जगह हो तो बताऊं, यहां पर जैसे ओम्स लॉ वगैरह आप पढ़ा करते थे, अगर मैं ये बोलूं कि यहां से 3 एम्पियर की करंट निकली है तो ये 3 एम्पियर घूम घाम के यहां लौटनी चाहिए वापस 3 एम्पियर। ऐसा नहीं कि यहां तक गई और वापस नहीं आई। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। करंट के पास कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए, यानी वो पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आए। तो यहां पर कहा जाता है कि अलग अलग आईसी और आईडी अलग अलग कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, लेकिन एक साथ जब हम I इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी लिखते हैं तो एक साथ ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। ये कॉन्टिन्यूटी क्यों? क्योंकि इस वायर में यहां जब जाते हो तो ये आईसी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होती है, तो आई की वैल्यू आईसी के बराबर हो गई। और जब यहां पर जाते हो बीच में तो आईसी जीरो होता है, आईडी जीरो नहीं होता, तो यहां पे पहले आईडी हो गई। और इस केस में कैपेसिटर चार्जिंग के केस में मैं एक बार फोटो बनाना चाहूंगा जिससे आप पूरी तरीके से आपको मैं दिमाग में घुसवा दूं। तो मैं यहां पर ले आता हूं, पहले कहां पर हूं, यहां हूं शायद, नहीं कहीं और, रुको रुको रुको, यहां पर है, नहीं यहां पर है, और ये मुझे इंटर करना चाहिए और मैं आपसे बात करता हूं। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो केस हम लोगों ने लिया है कैपेसिटर वाला, और यहां पर एक कैपेसिटर लगाइए, बैटरी लगाइए। इस केस में ना आप यहां पे आईसी थी और इसके अंदर यहां पर आईडी थी। हमेशा इस केस में आईसी और आईडी रहने वाली है। इस केस में चाहे ये डायरेक्ट करंट का मामला हो, चाहे अल्टरनेटिंग करंट का, चाहे ये जो सोर्स लगाए हो ये बैटरी है, चाहे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 वाला, दोनों ही सोर्स में ये काम इसके लिए पक्का रहता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि आईसी बराबर आईडी कोई लॉ है कि हर जगह होता है। ऐसा हर जगह नहीं होता है। हर जगह बहुत सारे केसेस में आईडी आईसी से बड़ी होती है। तो वो ऐसा दिमाग में नहीं ले लेना है कि कहीं भी हमको दिख जाए तो आईसी बराबर आईडी ही होगा, ये नियम हो गया, ये लॉ हो गया। नहीं, ये लॉ नहीं है। इस केस में ये होता है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और चाहे सोर्स डीसी हो चाहे सोर्स एसी हो, दोनों के लिए इस सिचुएशन में कैपेसिटर चार्जिंग में यही आंसर आपका आएगा, आईसी बराबर आईडी होने वाला है। ठीक, तो आईसी प्लस आईडी जब आप मिला लेंगे तो ये कॉन्टिन्यूटी का इशू, कॉन्टिन्यूटी फॉलो करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको आईसी मिलती है और उसी के बराबर यहां आईडी मिलती है, क्योंकि आईसी बराबर आईडी है। तो अगर हम इस कंडक्शन की बात करें तो आई बराबर आईसी प्लस 0, तो ये आईसी आ गया। और अगर इसके अंदर की बात करें यहां पर, तो आप लिखोगे आई बराबर 0 आईसी और आईडी मिल गया। तो यहां पर वैल्यू आ गई आई बराबर आईसी और यहां आ गई आई बराबर आईडी। अब क्योंकि इन दोनों में दोनों बराबर होते हैं आईसी आईडी, इसलिए करंट दोनों सेम है, आईसी बराबर आईडी। ये समझ गए ना? तो इसको ध्यान रखना है, जैसे मिस ना करो, ये पूछा बहुत जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। अब क्या हुआ कि जब डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस कर दी मैक्सवेल साहब ने, क्योंकि साइंटिस्ट लोग क्या होता है, एक चीज कर लेते हैं तो उनकी खुजली शांत नहीं होती है, वो उसके आगे की सोचने लगते हैं, क्योंकि दिमाग उनका भगवान ने, उन्होंने खुद भी, उनको मजा भी आता है और भगवान ने ऐसा दिमाग दिया है। तो फिर अशांति हो गई मैक्सवेल को कि हमने ये तो कर लिया लेकिन इससे ये भी दिख रहा है हमको, तो कोई चीज सोच रहे हैं। तो उन्होंने बताई कि भैया जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जब वो सिमेट्रिकल हो गई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, तो उसको लपेट दिया 4 इक्वेशन में। मैक्सवेल ने ये जो 4 इक्वेशन दी, उन्होंने 4 खुद नहीं बनाई, इकट्ठा कर दी। एक में मॉडिफिकेशन किया, बाकी 3 जो अलग अलग थी उनको एक किताब नुमा बताया कि इसमें रख लो।
खुद नहीं बनाई, ध्यान रखिएगा, इकट्ठा किया। तो पहली थी गॉस लॉ, जो आप चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पढ़ते हैं। फिर गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 में पढ़ा आपने। उसके बाद पढ़ते हैं फैराडे लॉ चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और लेंज लॉ, और उसके बाद ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ जो इन्होंने आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन 4 इक्वेशन से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पूरी तौर पे समझा सकते हैं। ये मैक्सवेल की बहुत ही, क्योंकि ये इनमें देखिए इसी में थोड़ी छेड़छाड़ मैक्सवेल ने की है, बाकी 3 तो छापी दी, लेकिन ये भी कमाल है कि आप समझ के इकट्ठा कर दीजिए कि भैया लो, ये किसी टीचर ने अपने स्पेशल नोट्स बनाए 2 पन्ने के और आपसे कहा इससे पढ़ो काम बन जाएगा, उससे भी काम बहुत अच्छा बन जाता है कभी कभी। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा याद दिला दूं कि आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स, और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो मेहनत आप करें वो राइट डायरेक्शन में हो और सही रिजल्ट लेके आए, इसलिए ये चैनल बना है कि आप भ्रमित ना हो, मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट आए। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे आते हैं टॉपिक पे वापस। तो ये है एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को करेंगे हम लोग। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सर्कुलर प्लेट्स। एक पैरेलल प्लेट है और उनमें ऐसी सर्कुलर प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स होती हैं, दोनों ऐसे सर्कुलर है ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहां फोटो बना देते हैं, दोनों की जो रेडियस है, यहां से मान लीजिए जो आर है वो 5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लिया। इट इज बीइंग चार्ज सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन इट्स प्लेट्स राइजेस स्टेडीली एट द रेट ऑफ 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। तो ये कह रहा है कि इसको चार्ज किया जा रहा है और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतने से बढ़ रहा है। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है, ध्यान दीजिएगा, वो d/dt है। ये देखिए यहां पे लिखा है राइजेस स्टेडली, तो इसको d/ यूनिट से भी पहचान सकते हैं, d/dt। ये गलती करोगे तो सवाल नहीं निकलेगा, बोर्ड में आ चुका है। d/dt की वैल्यू हो गई 10⁻12 वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट हमको बता दो तुम। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हम बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हुए हो, एप्सिलॉन नॉट d phi e/dt। और फ्लक्स को आप जानते हो, कैपेसिटर के केस में क्या लिख देते हो, उसको लिख देते हो d phi e की जगह e into a अपॉन dt। अब ये एरिया तो यहां बदलेगा नहीं, प्लेट्स हो, एरिया प्लेट्स का होता है, तो एरिया बाहर ले लो, ये एरिया और d/dt। अब देखो यहां पर d/dt दिया है आपको, और ये एरिया क्योंकि सर्कुलर है तो πr² से एरिया निकल आएगा, r दी तो πr² आ गया, और एप्सिलॉन नॉट तो आपको मालूम ही होता है, सवाल खत्म हो गया है ना। कैसे, अब डाटा के साथ बता देते हैं। तो हमने लॉजिक या आपको मेथोडोलॉजी बताई जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन से। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है ID = एप्सिलॉन नॉट d phi e/dt, और एप्सिलॉन नॉट dEA/dt जो मैंने समझाया, और एरिया कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट a की जगह πr² dE/dt। अब वैल्यू रख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 8.85 और इंटू 10⁻12, πr² में पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस है 5 × 10⁻² का स्क्वायर, और साथ में d/dt 10⁻12। और इसको आराम से सॉल्व, ये देखिए, ये और ये तो निपट ही गए सीधे, अब बाकी आप आराम से कर सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.07 एम्पियर, क्योंकि उसको करंट ही ट्रीट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट की भी यूनिट एम्पियर ही है। ये 0.07 एम्पियर इसका आंसर आ गया। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, आराम से करिए, यही सवाल आते हैं, तो इसको नोट करिए आप ध्यान से। अगला पिकअप करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला एक सवाल और ले लेते हैं जल्दी से। द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दे रखा है, सी की वैल्यू, और वोल्टेज जो बदल रहा है वो 5 वोल्ट पर सेकेंड है। मतलब आपको सी पता है और dV/dt की वैल्यू इसने दे रखी है कुछ 5 वोल्ट पर सेकेंड। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए, हमें दे ये रखा dV/dt। तो हम क्या करेंगे, हमें एक रिलेशन जो पता हुआ करता था, क्या था, E = V/d।
या आप कहना चाहें तो E इंटू डी इज इक्वल टू वी, ऐसे। अब इसी काम इस्तेमाल करके इस V की जगह E इंटू डी रख सकते हैं फ्लक्स में, क्योंकि फ्लक्स में हमारे पास तो ये आता है फाई, और फाई को लिखते हैं E इंटू ए, और E को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, यानी V अपॉन डी से। अभी मैं करके दिखा रहा हूं, है ना। क्या मैं बता रहा हूं, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये एप्सिलॉन नॉट और इस डी फाई बाई डी टी को क्या लिखते हो, E इंटू ए अपॉन डी टी। अब हमें तो E दिया नहीं है, V दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया में तो कोई फर्क नहीं, तो एरिया को फंदा दो बाहर, डी बाई डी टी। देखिए इस E की जगह आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन डी टी और V अपॉन डी लिख दीजिए, है ना। अब ये D होता है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये भी चेंज नहीं होगा, तो इसको लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाहर एंड डीवी बाई डी टी। अब डीवी बाई डी टी आपको दिया है, ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यही वैल्यू आपकी बन गई C इंटू डीवी बाई डी टी। देखिए कितने आराम से आप कर लिए, ये पूरा मेथोडोलॉजी मैंने बता दिया कैसे करेंगे, बाकी गुणा भागा भी दिखा देते हैं, वो आप वैसे भी कर लेंगे ऐसी उम्मीद है। खत्म हो गया सवाल, C इंटू डीवी बाई डी टी। तो यहां पर देखिए C दिया है 1 माइक्रोफेरेड, यानी 1 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड, डीवी अपॉन डी टी 5 वोल्ट पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लिखा, इस फाई की जगह E है, यहां दिया था हमने ये। उसके बाद EA और A बाहर निकाल लिया, क्योंकि जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं भाई उसमें A थोड़ी चेंज होगा, A तो इसका एरिया होता है प्लेट्स का और D होता है इसका सेपरेशन, ये थोड़ी बदलने वाला है। तो A बाहर D बाई डी टी, अब E होता है V बाई डी, जैसा मैंने यहां लिखा था। अब इस E की जगह V अपॉन डी प्लेस कर दीजिए, D अपॉन डी टी V बाई डी। अब D भी कांस्टेंट है क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, तो D भी बाहर चला आया, dV बाई डी टी। और ये पूरी चीज क्या है, ये है कैपेसिटेंस, फॉर्मूला इस कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी होता ही है, तो बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। ये देखिए अब ये हो गया C इंटू dV बाई डी टी, वैल्यू रख दीजिए 1 इंटू 10⁻⁶। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं जैसे मिले नहीं इसमें, और 5 माइक्रो एम्पियर आपका आंसर आ गया। तो घुमा के यार ये 2 सवाल आपको आते हैं तो 90% चांस है कि कुछ भी सवाल आवे आप कर लेंगे, यही घूम घूम के आते हैं इसी टाइप के, मतलब या तो ये या इसमें थोड़ा डाटा दामा करके। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। तो उम्मीद करते हैं जो बच्चे जिनको चाहिए होगा पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पहला पार्ट आपका खत्म हो जाता है। आपको बताया था कि चैप्टर 3 सेगमेंट्स में है। पहला डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वहां काम चालू कर रहे हैं, और लास्ट वाला होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बातचीत, वो पहुंचेंगे अभी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो जनरेट होती हैं एक्सेलेरेटेड चार्ज से। तो एक्सेलेरेटेड चार्ज से वो जनरेट होती हैं और साथ में वो स्पेस में प्रोपोगेट करती हैं एज ए कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कपल्ड होते हैं, एक दूसरे से कपलिंग में होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं कि वो प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के भी ऑक्सीलेशन के परपेंडिकुलर हो। कहने का ये मतलब फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस फोटो को ध्यान से देखिए। अगर प्रोपोगेशन आपका एक्स डायरेक्शन में है, मैं कलर थोड़ा सा बदलता हूं, रेड लेता हूं। ये प्रोपोगेशन का मतलब है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है। तो मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, फिजिक्स में अच्छी भाषा में प्रोपोगेशन ऑफ द वेव बोलते हैं उसे, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस पे दिखाया है और जेड एक्सिस पे बी दिखाया है। तो ये आप जो देख रहे हैं यहां पर ई और बी, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, और जिस डायरेक्शन में चल रहा है उससे भी ये 90 है, यानी E is perpendicular to B और E and B both are perpendicular to the propagation of the wave। इसको थोड़ा कानून दें तो E is perpendicular to B and both is perpendicular to the propagation of the wave, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हमने मन से लिख दिया है, किसी किताब में ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, बात समझे। आप मजाक के तौर पे ऐसा देख सकते हैं कि अगर मेरा ये हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है, तो मैं सीधे चलूं तो मैं वेव हूं। देखिए ऐसे,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और मैं चल रहा हूं, ऐसे वेव चलती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं नौटंकी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, और हम सीधे चलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव सीधे चल रही है। इस तरीके से कहानी होती है। उम्मीद करते हैं समझे आप। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है? एक्सीलरेटेड चार्ज। ध्यान रखिएगा, एक्सीलरेटेड चार्ज ही वो सोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करता है। अगर एक्सीलरेटेड चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पैदा होगी। ठीक, अब तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक चीज खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालें, ई क्रॉस बी, राइट हैंड स्क्रू रूल है ना वेक्टर वाला, वो लगा के ही निकालेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड लेते हैं, ई की डायरेक्शन में हथेली और बी की डायरेक्शन में पंजा मोड़ते हैं। जिस डायरेक्शन में अंगूठा आता है वो डायरेक्शन ई क्रॉस बी की होती है। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो ई इधर है, मैं इधर खड़ा हो जाऊं, ज्यादा आसानी पड़ेगी। ये ई है और ये नीचे वाला बी है, तो ई और नीचे बी, अंगूठा इधर जा रहा है। देख पा रहे हो ना, ये ई ऊपर, अपना करो हाथ ऐसे, शर्माओ नहीं। ये राइट हैंड स्क्रू रूल वेक्टर वाला। तो ये ई के डायरेक्शन में ऐसे पंजा खोला और बी की डायरेक्शन में मोड़ा, वाई से जेड में, और अंगूठा किधर जा रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ। तो हमेशा इसको पकड़े रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्शन को लेके। उम्मीद करते हैं क्लैरिटी बनी होगी। अब इक्वेशन, ये भी आजकल क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ बनाने लगे हैं, तो ये इक्वेशन भी जाननी जरूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वरना गड़बड़ा जाएगा मामला। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? तो देखिए, ई और बी की इक्वेशन लिखी जाती है। अब आपको पता है अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यहां पर कलर को बदलना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका वाई डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप लगाते हैं। आपको पता है जे कैप यूनिट वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सेस। और ये इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप। ये 11th में वेव चैप्टर में आप पढ़े हैं, पता नहीं कितना याद है अब तक मुझे नहीं मालूम, लेकिन नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए, और थोड़ा बहुत याद आ गया हो तो खुशखबरी है आपके लिए, है ना। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू जे कैप। और ये बी वाला वेक्टर देखिए किधर है, ये बी वाला है जेड में तरफ, तो बी लिखोगे तो बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे ही। और यहां के कैप लिख दिया, के कैप डायरेक्शन दे रहा है जेड। तो जब भी इक्वेशन लिखनी हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चल रही हो, इन दोनों को लिखना पड़ेगा आपको, ई और बी, जिससे यह मालूम हो जाता है कि वेव के हालचाल या किधर चल रही है या क्या हालचाल है। ठीक, बात समझ में आपको आई। एक रिलेशन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, C इज इक्वल टू ई बाई ए। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, किसी भी क्षण मिलने वाली वैल्यू। ई नॉट वी नॉट एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। इनका रेशियो जब आप लेते हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको मिलता है। ये एक एक नंबर के सवाल इस पे बनते हैं, तो मैंने कहा जब बात पढ़ी रहे तो क्यों छोड़ा जाए। और अगर यहां पर ये वेव थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलने वाली, अगर यही वेव यहां से उल्टी दिशा में चलने लगे तो डायरेक्शंस में बदलाव हो जाएगा। देखिए, अगर थोड़ा सोच के अगर आप देखें, अगर सोचने के मूड में हो कि मान लीजिए ईएम वेव का डायरेक्शन इधर है, ये ईएम वेव चल रही है, तो ये माइनस एक्स एक्सिस है। तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसे होने चाहिए कि ई क्रॉस बी लो तो ये डायरेक्शन निकले। तो इसके लिए हमें यहां आना पड़ेगा और पंजा ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तब अंगूठा इधर आएगा। देख रहे हैं? तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर अंगूठा हमारी तरफ लेना है तो पंजा ऐसे ही, ऐसे तो मोड़ ना पाओगे, भूत लोग मोड़ते हैं। आप ऐसे मोड़ोगे तो ये देखिए ई और बी, काम खत्म। तो यहां पर ये जो ई और बी का जे और के लिखा है ये बदल जाएगा। देखिए, तो यहां पर आप जैसा देखे, ये के एक्स प्लस ओमेगा टी लिखेंगे, माइनस एक्स की तरफ चल रहा है, और यहां के कैप आ गया। के कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ध्यान रखिएगा। और दूसरा बी, वही चीज आई, और जे कैप, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड वाई की तरफ है। ये बात पकड़े रहिए या याद कर लीजिए, मैंने समझाने की कोशिश की है। हमेशा ध्यान रखिएगा
ई क्रॉस बी प्रोपोगेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन मिलने वाला है। तो ये थोड़ी सी बात जरूरी है, आजकल पेपर टफ आता है तो आप हैंडल तभी कर पाएंगे जब थोड़ी नॉलेज आपको हो। और इसलिए मैं सवाल भी एक करा दे रहा हूं, कोई नहीं छोड़ूंगा, कि ये एनसीईआरटी का सवाल है। अक्सर इसी सवाल के इर्द गिर्द या यही सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा, या तो यही मिल जाएगा या इसी के आसपास का मिल जाएगा। तो मैंने कहा लगे हाथ इसको कर लेना बेहतर हो सकता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 8.2 द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस वन। इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी वाई की वैल्यू दे दी है, मतलब वाई डायरेक्शन में ये ऑक्सिलेट कर रहा है, और 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला, और साथ में साइन 0.5 10⁻³ प्लस 1.5 × 10⁻11t। ये इक्वेशन बी की दे रखी है। कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। लैम्डा बताने की बात कर रहा है और न्यू या एफ बताने की बात कर रहा है। अब हम जानते हैं कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये मान लीजिए हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। क्योंकि ये यहां प्लस है इसलिए प्लस वाले से कंपेयर किया है, ये निगेटिव ना समझ लेना, ये हमने ये लगाया जिससे ध्यान जाए आपका, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने लिखा भी है पॉजिटिव साइन वेव ट्रेवलिंग इन -x डायरेक्शन। इस पॉजिटिव साइन से हम ये समझ गए कि हमारी वेव -x डायरेक्शन में चल रही है। अगर ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रही होती तो यहां माइनस आता, आपको पीछे हमने दिखाया है, दिखा देता हूं। ये देखिए अगर ये पॉजिटिव x में है तो माइनस आएगा, और अगर निगेटिव x में है तो ये पॉजिटिव आएगा, बाकी तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कौन क्या है। तो ये बात आप पकड़े यहां पर। अब k की वैल्यू, ये जो वैल्यू k है, k से कंपेयर कर दीजिए। k की वैल्यू होती है 2π/λ, और ये वैल्यू इतने के बराबर है, इसको कंपेयर किया, बढ़िया। अब यहां पर लैम्डा चाहिए तो लैम्डा हो गया 2π/0.5 × 10⁻³ और पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करेंगे 1.26 सेंटीमीटर लैम्डा आ गया। तो ये लैम्डा जो पूछा हुआ आ गया। अब फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा का हिसाब किताब बना देंगे। ओमेगा होता है 2πf या 2πν, और इसकी वैल्यू है 1.5 × 10⁻11, ये रख दिया। ओमेगा इक्वल टू 2πν विच इज 1.5 × 10⁻11। न्यू कितना है 1.5 × 10⁻11 अपॉन 2π। 2π से डिवाइड कीजिए 23.9 गीगाहर्ट्ज आपका आंसर आ गया। यानी पहला वाला पार्ट आपने आसानी से कर लिया, ये ज्यादा टफ भी नहीं होता, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। दूसरा जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। लिखा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मांग रहा है। तो देखिए यहां पर वेव प्रोपोगेशन -x डायरेक्शन में यहां से पता किया था, और मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन -x में है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी पॉजिटिव z डायरेक्शन में। यहां पर बना देंगे दूसरा कलर लेते हुए। ये देखिए y डायरेक्शन में b था और ये प्रोपोगेशन था, तो हम ये प्रोपोगेशन समझ रहे हो ना, लिखी दो प्रोपोगेशन ऑफ वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये E क्रॉस B होता है, तो E का डायरेक्शन हमारा इधर हो जाएगा पॉजिटिव Z डायरेक्शन में। अब इसी को देखते हुए EZ इक्वल टू E0 साइन kx प्लस ओमेगा टी। अगर वेक्टर की तरह लिखना हो तो यहां पर प्लस k कैप भी लगा देते। वेक्टर नहीं लिखा इधर, इसलिए इधर LHS वेक्टर नहीं तो RHS वेक्टर नहीं लिखा। अब हम जानते हैं कि E0 निकालने के लिए हमें इक्वेशन पता होती है, ये अभी बताई थी कि C की वैल्यू होती है E0 अपॉन B0। तो हमें यहां C पता रहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, B0 हमको यहां से मालूम है, ये कंपेयर कर दिया, ये B0 है आपका, तो E0 निकल आएगा। तो E0 की वैल्यू C × B0। C है 3 × 10⁸ और B0 ये 2 × 10⁻⁷। ये 60 वोल्ट पर मीटर आ गया। अब ये इक्वेशन यहां लिख दीजिए, यहां पर ये जो इक्वेशन थी यहां 60 लिख दिया, और साइन ये जो वैल्यू थी ये वाली ये यहां पे कॉपी कर दी, यहां पे कुछ ऊपर लिख दिया, इसको हटा दें वरना समझ में आपके नहीं आएगा। बस काम खत्म, ये इक्वेशन आ गई और ये लिख डाला। तो जैसे मैंने बताया कि या तो यही सवाल या इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान से समझ लीजिए, 2 बार रिपीट करके वीडियो देखना है तो भी देख लीजिए, आपका काम बनना चाहिए, नोट कर लो इसे।
चलिए आगे की तरफ चलते हैं और एक थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। कई बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की, जैसे बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो बोर्ड में जो असली प्रैक्टिस वाला गेम है उसके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू और डेरिवेशन, इसके क्वेश्चन किलर आप बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीज मैंने एक जगह इकट्ठा कर दी है। 10 ईयर्स पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल वीडियो सॉल्यूशंस और डेरिवेशंस भी वीडियो के फॉर्म में, और उस कोर्स का नाम दिया है ऑल इन वन। तो अगर आप चाहते हैं तो ये ऑल इन वन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर पूरा प्रैक्टिस वाला मामला आपको सॉल्व हो जाएगा। बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें पूरा ही माल लेना है जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो आप द्रोणा ले सकते हैं। द्रोणा के अंदर ऑल इन वन तो है ही, द्रोणा के अंदर ऑल इन वन तो है ही। देखिए ये, इसके अलावा भी आपको और भी सब मिल जाएगा। लाइव क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग है, हैंड रिटन नोट्स हैं, ट्रिक्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, और भी बहुत कुछ है जो आपको द्रोणा के अंदर मिल जाएगा। फिजिक्स का अल्टीमेट गेम, यहां पर द्रोणा में ऑल इन वन तो है ही, उसके अलावा सब कुछ है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही और अपनी जर्नी को, फिजिक्स को आसान कर सकते हैं। और सारा रिसोर्स, क्वालिटी रिसोर्स होने के बाद आपको बस थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, काम बन जाएगा। तो जो बच्चे चाहते हैं द्रोणा को लेना बेटा, वो क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर द्रोणा दिखाई पड़ेगा, और ज्वाइन नो यानी द्रोणा ज्वाइन करके अपने को और सफलता या 95% अश्योर कर सकते हैं। चलिए आगे वापस टॉपिक पे आते हैं बेटा। तो यहां पर अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मैंने बताया कि जो सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये एक्सेलेटेड चार्ज है। अगर एक्सेलेटेड चार्ज आपको नहीं मिलेगा तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा नहीं हो सकती। एक्सेलेटेड चार्ज का थोड़ी सी बात यहां कहना चाहेंगे, जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, इतनी बात से पूरी गहराई समझ में नहीं आती। देखिए क्या होता है, जब कोई चार्ज, में चार्ज को प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अगर ये रेस्ट पर है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज मोशन में है लेकिन एक्सेलेरेशन 0 है, मोशन में है लेकिन एक्सेलेरेशन, तीर लगाने का मतलब मोशन में है, v है, तो ये प्रोड्यूस करेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज चल रहा है, एक्सेलेरेशन नहीं है लेकिन एक यूनिफॉर्म मोशन में है, तो दोनों चीज। और कोई चार्ज ऐसा है जो मोशन में है, मैं ऐसे बना रहा हूं, और एक्सेलेरेशन 0 नहीं है, यानी एक्सेलेरेशन है उसका, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकालता है। इसलिए ये बात समझ 3 केस बनाए, 1, 2 और ये नंबर 3। तो ये आपको क्लैरिटी देगा और जगह जगह भ्रम से बचाएगा। तो जब भी बोला जाता है एक्सीलरेटेड चार्ज, तो एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बनाता ही है, साथ में कुछ और कहानी भी साथ लेके आता है। तो इसको पकड़े रहिएगा। तो उम्मीद है आप समझे कि बिना एक्सीलरेटेड चार्ज के आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब प्रोपोगेशन का डायरेक्शन जो मैंने हर बार आपको बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चलने का डायरेक्शन, जिसे प्रोपोगेशन ऑफ द वेव बोलते हैं, वो E क्रॉस B की दिशा में होता है। ये मोटे तौर पे, मोटे नहीं है ही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इसके ऊपर दिखेगा नहीं, गेशन ऑफ वेव। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर राइट हैंड स्क्रू रूल वेक्टर वाला लगाकर डायरेक्शन खोज निकालेंगे आप। और ये मैंने फिर ऊपर लिख दिया है, जो कि याद नहीं रहता कि मैंने क्या लिखा था, क्योंकि ये नोट्स बड़े मेहनत से बनाए हैं, बहुत ध्यान रख के, इसलिए इसको मैं ज्यादा पसंद करूंगा रखना। दूसरी बात ये बोली जाती है कि ये भी बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है। पहले, आज से 4 साल पहले, इसका डेरिवेशन भी कोर्स में था कि ये प्रूफ कीजिए कि ट्रांसवर्स वेव है, तो गॉस थ्योरम वगैरह लगा के किया जाता था, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। अब क्वालिटेटिव प्रूविंग है, मतलब कैसे होता है कॉन्सेप्चुअली बता दीजिए। तो उसका कारण यहां क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि एक लाइट वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसे ट्रांसवर्स वेव इसलिए बोलते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं, इसकी प्रोपोगेशन के 90 डिग्री पे ऑक्सीलेट करते हैं।
आपने क्लास 9th में ही दो तरह की वेव्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो मोटे तौर पे, एक ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपने कहा था उस समय साउंड पढ़ा करते थे, या 11th में भी वही पढ़ा है आपने, अगर प्रोपोगेशन इधर है और मीडियम का पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसे बोलते थे ट्रांसवर्स वेव, और अगर प्रोपोगेशन इधर है और मीडियम का पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है 90 नहीं, तो इसे बोलते थे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, है ना। तो इस वाले को ट्रांसफर वेव यहां कैसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स परपेंडिकुलरली प्रोपोगेशन के ऑक्सीलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव। ये पकड़े रहिएगा, कभी कभी पूछते हैं कि कैसे पता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसवर्स वेव है। ऐसे पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोपोगेशन से 90 डिग्री में ऑक्सीलेशन जमा रहे हैं। अच्छा, अब अगली बात आती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है। तो एनर्जी कितनी कैरी करती है उसको हम नापते हैं एनर्जी डेंसिटी से। एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी होता है एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी ये कैरी कर रही है वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। और अच्छी बात क्या है कि इसके पास अगर 100 यूनिट की एनर्जी है तो दोनों में बराबर हिस्सा लगाती है। 50 इलेक्ट्रिक फील्ड को देती है एनर्जी के फॉर्म में रखने के लिए, और 50 मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे आप एक भाई और एक बहन है और पापा कुछ आपको जेब खर्च देते हैं, पॉकेट मनी, तो 100 रुपीज का तो जमाना ही नहीं है, 1000 रुपीज मान लीजिए देते हैं, तो 500 रुपीज आपको देते हैं, 500 रुपीज अपनी सिस्टर को, आपकी सिस्टर को देते हैं। तो दोनों में बराबर का डिवीजन है, कोई कम ना ज्यादा। ठीक वैसे ही कहानी कुछ ऐसी है। तो ये इसलिए एग्जांपल कि आपको याद रह जाए। अच्छा, कितनी होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पास बराबर एनर्जी है, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E/RMS का स्क्वायर, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का हाफ B/RMS का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, और UE बराबर UB रहता है, ये मैंने आपको बताया। टोटल एनर्जी की बात करोगे तो इन दोनों को जोड़ दो, बहन और भाई का जोड़ दो, टोटल पॉकेट मनी। तो ये जोड़ोगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट E/RMS का स्क्वायर या फिर B/RMS का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये फॉर्मूले याद रखिए। आजकल एक एक नंबर या दो दो नंबर का न्यूमेरिकल टपका सकते हैं इस पे, है ना। अक्सर देते नहीं है, लेकिन आज करके इस सिचुएशन देख के दे सकते हैं। अब अगली बात आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो तो एनर्जी पड़ी। तो यहां इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं कि एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। यानी जो वेव है एक यूनिट एरिया पर एक सेकंड में या एक यूनिट सेकंड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब क्रॉस कर रही है तो कितनी एनर्जी इस पे पड़ रही होगी, कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही होगी, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, ये तीन कीवर्ड होते हैं इंटेंसिटी में। खैर, तो आई की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट E/RMS का स्क्वायर इंटू सी, या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में B/RMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। इसको भी पकड़े रहे आप। दूसरा, कितना मोमेंटम कैरी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? तो टोटल एनर्जी अपॉन सी। यू क्या है? टोटल एनर्जी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये बहुत पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या वो एनर्जी और मोमेंटम कैरी करता है? तो इसका आंसर है जी हां, वो कैरी करता है। कितनी एनर्जी कैरी करता है पीछे हमने बताया आपको, और कितना मोमेंटम कैरी करता है यहां बता रहे हैं आपको। तो एनर्जी मोमेंटम दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन करता है या कैरी करता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आती हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो एक्सीलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं, और इनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये वैक्यूम में बढ़िया चलती हैं, कहीं भी चलती हैं। तो वैक्यूम की बात करें, जैसे सन से पृथ्वी तक लाइट आ रही है और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो बीच में कई वैक्यूम पड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई, वहां पर ट्रेवल कर ली। तो मीडियम नहीं चाहिए चलने के लिए। दूसरी बात करें कि यहां पर जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, वो आपस में 90 डिग्री पर ऑक्सीलेट करता है, और वो दोनों ही प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के भी 90 डिग्री पर होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोपोगेशन के 90 डिग्री पे ऑक्सीलेट कर रहा है, इसलिए इस वेव को ट्रांसफर वेव कहा जाता है।
यही बात इसमें 4 लाइन 3 लाइन लिखी जो मैंने अभी कथा सुनाई। अगली बात, ये ऑक्सीलेशंस ई और बी के सेम फेज में होते हैं। सेम फेज होने का मतलब कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड टॉप पर पहुंचा होगा उसी समय मैग्नेटिक फील्ड टॉप पे पहुंचा होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हुआ है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। यानी साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं। ऐसे ऑक्सीलेशंस को आप कहते हैं दे आर इन हार्मोनी या दे आर इन सेम फेज। तो ये सेम फेज में होते हैं, ये बात भी पूछी जाती रही है तो आपके सामने होनी चाहिए। अगली बात इसमें कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं। C इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का रूट लगा के आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 10⁸। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना चाहिए। छोटा लिखा है, उम्मीद करते हैं शायद दिख रहा होगा, फिर भी ये फॉर्मूला, ये स्पीड इन वैक्यूम है। अगर स्पीड इन मीडियम होगा तो म्यू और एप्सिलॉन मीडियम के हो जाएंगे, जैसे नीचे लिखा है। इन ए मटेरियल मीडियम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द स्पीड, ये विद द स्पीड है 1/μ इंटू एप्सिलॉन अंडर रूट में, तब निकाल सकते हैं, जिसे C/n एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगली बात, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड यानी E0/B0 जो होता है वो C के बराबर होता है। इसीलिए मैंने C को ये भी लिख दिया है क्योंकि ये फॉर्मूला MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का इसमें से भी बन जाता है, इसमें से भी बन जाता है। तो C इज इक्वल टू E0/B0 या C इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। काम खत्म। अगली बात देखते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल, और वो कितनी एनर्जी कैरी करती हैं टोटल, ये है एप्सिलॉन नॉट E/RMS का स्क्वायर या फिर 1/μ0 B/RMS का स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी आपकी यहां पर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम, आपको पता है एनर्जी तो कैरी करती है, लीनियर मोमेंटम भी कैरी करती है, और वो होता है P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन C, ये लीनियर मोमेंटम कैरी करती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखिएगा, कई बार हम ऐसा सोचते हैं जो गलती की संभावना बढ़ाता है कि भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ध्यान रखना, क्योंकि आजकल बाल की खाल निकलती है, तो ये पकड़े रहिएगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ओबे करती है, जिससे जो इफेक्ट है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब ये शो करती हैं। साथ में जो कि ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें चीजें दिखाई पड़ती हैं, वो दिखाई इसलिए पड़ती हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड है बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से काफी बड़ा होता है। जैसे लाइट है, अब मैं ये देख पा रहा हूं, सामने कैमरा लगा है, मैं देख पा रहा हूं ये बोर्ड है, आप देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से काफी ज्यादा होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए। तो यहां पर ये बात भी आप पकड़े रहिए, कहीं पूछा जाए तो बातचीत कर सकते हैं। आप कुछ सवाल हैं, इनको निपटाते हैं। तो लिखा है, इलस्ट्रेट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स हाउ यू कैन शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। ये बहुत पूछा जाता है, 2 लाइन का है, याद कर लीजिए कि बताइए सुटेबल एग्जांपल से कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह एनर्जी भी कैरी करती है और मोमेंटम भी कैरी करती है। तो देखिए, लाइट कैरी एनर्जी, अगर आप धूप में कोई लोहे की कुर्सी रख दें तो अगर कड़ी धूप है तो 10 ही मिनट में, और ठंड वाली धूप है तो घंटे भर में कुर्सी गर्म हो जाएगी। तो क्यों गर्म हो रही है? क्योंकि जो रेडिएशन पड़ रहा है उसके पास एनर्जी है, तभी तो वो गर्म कर पा रहा है। दूसरी बात, मोमेंटम कैरी करता है लाइट। कैसे पता? कि जो फोटो करंट होती है इन फोटो सेल्स अब आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए याद रखिए, फोटो सेल्स से जो फोटो करंट निकलती है वो लीनियर मोमेंटम ये ना कैरी करती, तो फोटो करंट ना निकाल पाती। तो सवाल खत्म हो गया। इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है, इन विच डायरेक्शंस डू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑक्सीलेट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक वेक्टर किस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो एक्स एक्सिस की तरफ चल रही हो।
तो एक्स एक्सेस की तरफ चल रही होगी, तो आपको पता है कि किस रूल को हम ध्यान रखते हैं, E क्रॉस B क्या होगा, प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव लिख देते हैं, ये होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, E हो जाएगा आपका Y की तरफ और B हो जाएगा आपका Z की तरफ, तभी E क्रॉस B करेंगे तो अंगूठा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। ये कहानी हो गई। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आप जरूर आराम से कर लेंगे। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड, ये भी इंटरेस्टिंग है कि भाई कैसे बनता है। तो आपको बताया था कि एक्सीलरेटेड चार्ज चाहिए, तो क्या किया जाता है इसको समझाने के लिए, हम बोलते हैं कि एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज है। जो ऑक्सीलेशन होता है वो एक्सीलरेटेड ही मोशन होता है। ऑक्सीलेशन कैसा वाला है, ये लीनियर है कि एक चार्ज यहां बीच में है, मान लो ये मीन पोजीशन है, तो पहले इधर गया, फिर यहां से फिर लौटा और फिर यहां गया, तो ये एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया। जैसे पेंडुलम नहीं होता है, वो थोड़ा एंगुलर ऑक्सीलेशन है, पहले इधर गया फिर पूरा आया फिर वापस गया। ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये पहले यहां गया फिर यहां से लौटा यहां फिर वापस गया। तो ये क्या है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज। जो ऑक्सीलेशंस होते हैं वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होते हैं, तो ये एक्सीलरेटेड चार्ज है। तो ऑक्सीलेटिंग चार्ज यानी एक्सीलरेटेड चार्ज है। ये क्या करेगा, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जो कि ऑक्सीलेट कर रही है, और ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। उसके बाद ये इसको पैदा करने लगेगा, देखिए समझ रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे को जन्म देते रहेंगे और सेल्फ सस्टेनेंस में चले जाएंगे। फिर से आपको दिमाग दौड़ा रहे हैं, एक ऑक्सीलेटिंग चार्ज है जो कि एक्सीलरेटेड चार्ज है, वो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब ये बन गया तो ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ने वापस बनाया ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर से ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों, इसको ये पैदा करता है, इसको ये पैदा करता है, तो एक दूसरे को ये खाना खिलाते रहते हैं, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं सेल्फ सस्टेनेंस में है, यानी अगर इसका एनर्जी, कोई इसको ऐसा एनर्जी लॉस ना मिले तो अनंत काल के लिए ये आपस में टिके रह सकते हैं मैदान में, क्योंकि जो खाना इनको चाहिए वो एक दूसरे से मिलता है ना। हम तुम्हें खाना दे रहे हैं, तुम हमको खाना दो, तुम्हें जो चाहिए मेरे पास, मुझे जो चाहिए तुम्हारे पास, काम खत्म हो गया। ठीक, तो उम्मीद है समझ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और काम खत्म। आगे देखते हैं। अब आता है तीसरा पार्ट जो कि फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम क्या होता है, उनकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या, एप्लीकेशन क्या, कैसे बनते हैं, ये याद करना है। अंदाजा दे देते हैं आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कि एक कैटेगरी है, उसमें कई सारी वेव्स होती हैं, उनको ऑर्डरली बढ़ते या घटते हुए क्रम में फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के टर्म में अरेंज कर दो, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चाहे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे चाहे वेवलेंथ के बेसिस पे बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगा दीजिए ऑर्डरली, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये एक फोटोग्राफ है जो बुक में अक्सर बनी रहती है, हमने कहा दिखा दें आपको। तो देखिए यहां पर कलर ले लेते हैं कोई और, यहां से नीचे ये यहां पर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी इधर से बढ़ रही है, दिस इज एफ या न्यू जो भी लिखते हैं, और वेवलेंथ की बात करेंगे तो इधर से बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती हैं, ये ऐसे बढ़ेगी तो वो ऐसे बढ़ेगी। सबसे जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एनर्जी सबसे कम होती है, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एएम वेव्स उससे थोड़ी कम वेवलेंथ, और ऊपर करेंगे टेलीविजन एंड ऑडियो वेव्स, एफएम रेडियो उससे कम, फिर शॉर्ट रेडियो यहां तक। इन पूरे को आप कैटेगरी के रूप में रेडियो वेव समझ सकते हैं। उसके बाद आती माइक्रोवेव्स, इनकी वेवलेंथ और कम होती है, उससे कम इंफ्रारेड। फिर आता है विजिबल रेंज, ये देखिए, यानी कि लाइट विजिबल रेंज में विब्योर आप पढ़े वायलेट से लेकर रेड तक, तो ये जो वायलेट वाले की वेवलेंथ होती है वो सबसे छोटी होती है 400 नैनोमीटर,
और जो रेड वाले की होती है 700 से लेके 750 700 नैनोमीटर, इसी के बीच में ऐसा अरेंजमेंट है। बहुत छोटा सा पार्ट होता है विजिबल लाइट का पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। देख रहे हैं कितना छोटा पार्ट है। फिर इससे ऊपर जब जाते हैं तो बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। ये देखिए ना, वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट, ये जो नाम इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप वेवलेंथ के टर्म में याद रखिएगा। जब हम बोल रहे हैं अल्ट्रा वायलेट तो वायलेट से बड़ी वेवलेंथ, और इंफ्रा वाली तो कैसे भी याद रखिए इससे छोटी, या आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में याद कर लीजिए, जैसे भी याद कर पाइए। फिर एक्सरे और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ कम, और गामा रेस के बाद सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर एनर्जी, और वेवलेंथ सबसे कम। तो इस तरीके से आपको याद रखना बेहतर होगा। ये मैंने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की गामा वामा की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज लिखी है, क्योंकि ये याद करनी पड़ेगी बेटा आपको, और कोई इसका समाधान नहीं है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं या इसको पूछते हुए कोई चीज पूछ लेते हैं, तो ये जो याद करने का मामला है, समझना तो इसमें कुछ है नहीं। ये विजिबल लाइट की रेंज है विबग्योर की, वो भी आपको मोटा मोटा अंदाजा यहां लग चुका है। अब आती एक एक करके इनकी कैटेगरीज आती हैं, जैसे रेडियो वेव्स, इनको भी एक बार अंदाजा ले लेते हैं। तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सबसे कम, सबसे बड़ी वेवलेंथ और सबसे कम फ्रीक्वेंसी इनकी मिलती है। नीचे होती है सबसे ज्यादा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। यूज क्या है? ये यूज भी बहुत पूछते हैं। इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ये रेडियो और जो टेलीविजन के कम्युनिकेशन है, रेडियो वेव वहां काम हमारे आती है। साथ में ये वेवलेंथ की रेंज लिखी है, थोड़ी याद करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी की भी थोड़ी याद करनी पड़ेगी, कैसे बनती है इसको भी याद कर लीजिए, आजकल पूछते हैं। तो एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स या ऑक्सीलेटिंग सर्किट्स, तो ये छोटा सा 2 लाइन है, एक्सीलरेशन मोशन है कंडक्टिंग वायर्स में, ऑक्सीलेटिंग चार्जेस में। और डिस्कवर्ड बाय एंड प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है, आज तक तो मैंने देखा नहीं, याद नहीं आ रहा पिछले 10 सालों में कभी पूछा गया हो, लेकिन ये 3 में से कुछ ना कुछ यूज वगैरह तो ज्यादा। तो ये रेडियो वेव्स हो गई। दूसरी माइक्रोवेव की बात करते हैं बेटा। दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि रेडियो वेव से इनकी वेवलेंथ थोड़ी छोटी होती है, नेक्स्ट जस्ट स्मॉलर देन दी रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव का इस्तेमाल कहां होता है? तो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। एयरक्राफ्ट मतलब जो प्लेन उड़ते हैं ना, उसको जो धरती पे जो उनके स्टेशंस होते हैं, वो जो कम्युनिकेशन करते हैं वो माइक्रोवेव के द्वारा ही करते हैं। और माइक्रोवेव ओवन्स भी होते हैं, खाना गर्म करने के या कुछ बनाने के काम आता है, आपने देखे होंगे, तो वो माइक्रोवेव्स हैं। वेवलेंथ रेंज है, इसको याद रखिए, फ्रीक्वेंसी रेंज भी याद करनी पड़ेगी। कैसे बनता है? ऑक्सीलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लेस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा कि माइक्रोवेव्स कैसे बनाई जाती हैं। बढ़िया। अब इंफ्रारेड की बात करते हैं। तो इंफ्रारेड जो होती हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी होती हैं और लॉन्ग वेवलेंथ होता है विजिबल स्पेक्ट्रम से। इंफ्रारेड है ना, तो रेड से नीचे, फ्रीक्वेंसी के मामले में कहेंगे तो उससे बात कर लेंगे नीचे, बढ़ते हुए में तो नीचे। तो इसमें इंफ्रारेड को रेड से कम फ्रीक्वेंसी इनकी होती है, और ये हीट वेव्स के तौर पे भी जानी जाती हैं। तो ये क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करती हैं, और नोन एज ए थर्मल रेडिएशन वेव। तो यहां पर ये यूज किया है, जिसे आप जो रिमोट यूज करते हैं, जैसे मेरे हाथ में रिमोट है, आपके टेलीविजन या जियो का या एयरटेल का रिमोट होगा, एसी का रिमोट होगा, तो आप जब उसको दबाते हैं ना, तो देखिए यहां से एक निकलती हैं इंफ्रारेड वेव्स। आपको नेकेड आई से नहीं दिखती, अगर मैं देखूंगा तो नहीं दिखेंगी। अगर आप मोबाइल कैमरा ले आए, कैमरा ऑन कर दें, और इसके ऊपर जहां से निकलती हैं वो लगा दीजिए, कैमरा ऑन रखिए, फिर दबाइए, तो आपको वेव निकलती दिखेगी उसमें से, क्योंकि कैमरा सेंसिटिव है, इसको देख लेता है। हमारी आंखों की इतनी काबिलियत नहीं कि उसको देख पाए। तो इंफ्रारेड मोबाइल के कैमरा से आप पकड़ सकते हैं, और ऐसे तो नहीं पकड़ते बनता। उम्मीद है आप समझ पाए। तो रिमोट कंट्रोल टीवी या वीसीआर में, या ट्रीटमेंट ऑफ द मस्कुलर कंप्लेंट्स, कई खिलाड़ी होते हैं या ओल्ड एज में कमर का दर्द, घुटने का दर्द, उसकी सेकाई के काम आता है। कई फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो इंफ्रारेड से सेकाई करते हैं, मशीनें होती हैं और वो लगा के सेकाई करते हैं। कभी कभी किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो इंफ्रारेड से उसकी सेकाई की जाती है ना। और सीक्रेट राइटिंग्स को पढ़ने में काम आता है।
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए इंफ्रारेड काम आती हैं। ये इसकी वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी रेंज और हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से ये बनती हैं। तो ये इंफ्रारेड की कहानी हो गई। विजिबल लाइट, हम जानते ही हैं कि हमें भाई देखने के लिए विजिबल लाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये विजिबल लाइट हम देख पाए किसी चीज को, और कई केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट भी करती हैं। जैसे आपने प्लांट्स में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ना, आप ज्यादा बायो मुझे आती नहीं है, फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन होती है उसमें बिना लाइट के नहीं होती। तो कई सारी रिएक्शन को लाइट इनिशिएट करती है, तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस और इट कैन कॉज केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया आपको लाइट के प्रेजेंस में हो सकती है। ये इसकी वेवलेंथ, ये इसकी रेंज, और रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन आयनाइज्ड गैस एंड इंडेसेंट बॉडीज। फिर आता है अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी। ये भी बहुत पूछा जाने वाला है। यूवी रेस क्या होती हैं? ये इनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और ये कैन बी डिटेक्टेड जस्ट बियॉन्ड द वायलेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये फूड प्रिजर्वेशन में काम आती हैं। जैसे अब पैक्ड फूड आते हैं ना, तो यूवी रेस डाल देते हैं, तो जितने बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, फिर पैक कर देते हैं। तो जब बैक्टीरिया मर गए हैं तो उनको दोबारा जन्म लेने में और डेवलप होने में समय लगता है। तो फूड जहां पर 2 दिन में खराब होने वाला था, ये तिकड़म कर देते हैं, तो हो सकता है 20 दिन चल जाए आपका। ये कहानी की जाती है। और साथ में आपने देखा होगा कि आपके यहाँ आरओ लगा होगा, उसमें एक यूवी बल्ब लगा होता है नीले कलर का, कभी देखे हो या कभी बनाने आया तो देख लीजिएगा। वो आर्टिफिशियल होता है, यूवी रेज निकलती हैं और उसमें जो आपका वाटर फिल्टर होता है उसके बैक्टीरिया को यूवी रेज मार देती हैं। और यूवी रेज सन से भी आती हैं। तो पहले जमाने में जब हमारी नदियां काफी स्वच्छ होती थी, चलते हुए बहती रहती थी, आजकल तो काफी ज्यादा दूषित हो रही हैं, तो उसमें पानी जब बहता रहता था और सनलाइट पड़ती थी तो नदी का पानी पिया जा सकता था, क्लीन वाटर, क्योंकि जो रेस पड़ती हैं धूप की, सूरज की, उससे बैक्टीरिया मर जाते थे और फिल्टराइजेशन उसका चलने या बहने की वजह से हो जाता था, तो क्लीन था। आजकल डायरेक्टली पानी पीना खतरनाक है, बीमार हो सकते हैं आप। खैर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने में काम आएगा। ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज है 3.5 वगैरह वगैरह फ्रीक्वेंसी। हॉट हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज एरियाज, आर्क ऑफ आयरन, मरकरी एंड सन। इसको भी याद रखिए, इसका सोर्स क्या आजकल पूछ लेते हैं। फिर आता है एक्सरे बेटा। तो एक्सरे आप जानते हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में बहुत यूज होता है। हड्डी टूट गई तो डॉक्टर साहब कहते हैं भैया एक्सरे करा के आओ। कोरोना काल में तो सबका लंग्स एक्सरे हो रहा था, जहां भी दिक्कत आई थोड़ी। तो दीज ईएम वेव्स क्या होती हैं? इनकी वेवलेंथ जो होती हैं अल्ट्रावायलेट से थोड़ी सी शॉर्ट होती हैं, कम होती हैं, और गामा से ज़्यादा होती हैं। और ये एक्सरेज का बहुत तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात की। मेडिकल मैंने बताया कि चेस्ट का, पेट का, किसी भी तरह का एक्सरे है। और जो इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल का मतलब ये कि मान लीजिए कोई ब्रिज बना हुआ है, उसका पिलर लगा हुआ है सीमेंट का, अंदर से क्रैक कर गई, मेटल लोहा लगाते हैं ना गार्टर बड़े बड़े, मेट्रो जब बनती है तो, और भी जो पुल बनते हैं खंबे टाइप लोहे, तो वो अंदर से अगर क्रैक होंगे तो बाहर से दिखते नहीं है। तो एक्सरे जब डालते हैं तो क्रैक हमें दिख जाता है, अदरवाइज क्रैक हम बाहर से देख नहीं पाएंगे। और क्रैक वाला गार्टर या लोहे का खंबा लगा देंगे तो आने वाले कुछ समय में 10-20 साल में वो खतरनाक है, टूट सकता है, क्योंकि अंदर से तो वीक है वो। तो एक्सरे से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इस तरह से किया जाता है। बहुत सारे यूज हैं, आपको बताया मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, बोन्स वगैरह की बात, हड्डी टूटी हो दिख जाता है। और इन दी स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, रेडियोथेरेपी के लिए भी होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को मैलिग्नेंट टिश्यू कैंसर हो जाता है, तो उसमें उन कैंसरस सेल को मारने के लिए एक्सरेज एंड गामा रेज दोनों इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, उन सेल्स को जाके जला देती हैं और वो किल हो जाते हैं। रेडियोथेरेपी इसी को बोलते हैं, है ना। तो वो जला देती हैं, जब किल हो जाएंगी तो फर्दर नहीं बढ़ेंगी, लेकिन उसके साथ साथ वो हेल्दी टिश्यूज को भी मार देती हैं। थोड़ा सा साइड इफेक्ट तगड़ा होता है, क्योंकि जहां डालोगे उसी को वो मार डालेंगी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सेलेक्टिव नहीं होती, ये थोड़ी दिक्कत है। और यूवी एक्सरे स्किन डिजीजेस को वगैरह ट्रीट करने के काम में या जानने के काम में आती है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सोर्स, सडन डी एक्सेलेरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाय ए मेटल टारगेट्स। तो ये कहानी होती है इसमें। गामा रेस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर, बहुत पेनिट्रेशन पावर होती है। वेवलेंथ सबसे छोटी,
तो इन रेडियोथेरेपी, मैंने कहा ना रेडियोथेरेपी में एक्सरे और गामा रेज दोनों यूज की जाती है। गामा रेज ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स मतलब कैंसर वाले जो ट्यूमर्स होते हैं, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गामा रेज जो होती हैं वो उस पर कोई न्यूट्रल होती हैं, कोई चार्ज नहीं होता, तो जो न्यूक्लियस के अंदर घुस पाना आसान होता है, एनर्जी ज़्यादा है और कोई चार्ज है नहीं, तो डिफ्लेक्शन इनका होता नहीं, तो जल्दी आसान होता है न्यूक्लियस के अंदर इनको घुसेड़ पाना। जब न्यूक्लियस के अंदर घुसा पाएंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट करा सकते हैं। साथ में ये वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी रेंज और सोर्स, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, कोबाल्ट 60 इज ए प्योर गामा रे सोर्स। ये गामा रे का सोर्स हो गया। कुछ यहाँ पे सवाल हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द डिसेंडिंग। जब भी ऐसे सवाल आए आप ध्यान से जरूर देख लिया करिएगा ये असेंडिंग या डिसेंडिंग में क्या है। कभी कभी डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो उल्टा ना लिख दीजिएगा। ऑफ देयर वेवलेंथ, तो यहां पर आप देखें तो माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ है वो सबसे बड़ी है, फिर इंफ्रारेड उससे छोटी, ये क्या है घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी पहले आएगा, इंफ्रारेड, यूवी एंड गामा रेज, ये जो चार दे रखी थी। राइट वन यूज ईच ऑफ एनी टू ऑफ देम, तो माइक्रोवेव का राडार सिस्टम या एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इस्तेमाल करते हैं आप। गामा रेज को ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन भी काफी पूछा जाता है। दूसरा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज सुटेबल फॉर राडार सिस्टम। एयरक्राफ्ट रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स की बात कर लीजिए। एडजेसेंट टू द लो फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये रेडियो वेव्स हो गई कि जो कि लो फ्रीक्वेंसी एंड में आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, रेडियो वेव्स। प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, गामा रेज। फिर आ गया आपका डी वाला, प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डमेंट ए मेटल टारगेट बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, एक्स रेज। तो ये किससे पैदा हो रही है, उस फ्लेवर का है। अब ए वेल्डर वही फैब्रिकेटर जो लोहा जोड़ने काम करता है, वियर्स स्पेशल ग्लासेस टू प्रोटेक्टेड हिज आईज मोस्टली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। वो देखते होंगे काला चश्मा लगाता है, तो वो किस चीज से बचने के लिए लगाता है, आखिर किस चीज से बचना चाहता है, तो वो यूवी रेस से बचना चाहता है, क्योंकि जब वो लगाता है बहुत हाई करंट निकलती है जो कि जोड़ने का काम करती है, तो वहां जो चिंगारी निकलती है अगर वो नेकेड आई से देखेगा तो उनकी भाषा में बोलते हैं चमक लग गई। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं वेल्डर नॉर्मल कंडीशन में, तो चमक लग जाती है, तो हफ्ते 10 दिन उनकी आंखें दर्द होती हैं, बहुत कष्टकारी अनुभव होता है वो। इसलिए वो चश्मा लगाना ज़रूरी है क्योंकि यूवी रेस से वो उनका रेटिना या आंखों पर असर ना पड़े। अगला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। तो इसका कमेंट आप करिएगा, कर दिख ही जाएगा। मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है एक्सरेज का, आपको जैसा मालूम ही है। पूरा चैप्टर मैंने खत्म करा दिया, जाते जाते याद दिलाऊंगा कि कई बच्चे अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इस चीज को देखते हुए चैलेंज को मैंने एक कोर्स बना दिया है जिसमें आपको 10 साल के PYQ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशन, सब वीडियो सॉल्यूशंस हैं, और सारे डेरिवेशंस क्लास 12th के एक ही जगह वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन करके बनाकर रिकॉर्ड करके आपको दे दिया है। उस कोर्स का नाम दिया है ऑल इन वन, जिससे आप उन क्वेश्चंस की, उन डेरिवेशंस की आसानी से प्रैक्टिस कर सकें और शानदार 95+ आसानी से ला सकें। तो ऑल इन वन ये कोर्स है। कई बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस तो कर ही रहे होते हैं लेकिन चाहिए होता है कि सर हमने कुछ पढ़ा भी नहीं, तो सारा मटेरियल हमको मिल जाए। तो आपके लिए द्रोणा है, द्रोणा के अंदर ऑल इन वन कोर्स है ही, ये देखिए। तो ऑल इन वन तो इसके अंदर मिल ही जाएगा। इसके अलावा लाइव क्लास, डाउट सॉल्विंग, हैंड रिटन नोट्स, रिवीजन नोट्स, असाइनमेंट्स, सब कुछ और भी आपको मिल, रिवीजन नोट्स, फॉर्मूला शीट सब मिल जाता, माइंड मैप वगैरह सब, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से तैयारी करके 95+ आराम से ला सके। तो आप द्रोणा को ज्वाइन कर सकते हैं अभी और 95 से ऊपर लाने का अपनी जर्नी आसान कर सकते हैं। तो जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो क्या करें, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी जर्नी को, टारगेट को, 95% के टारगेट को अचीव करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग द्रोणा की क्लास में। द्रोणा को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।